मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर खरीद से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लेक्चर था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 1, उसके अंदर हमने बुनियादी चीज़ों को देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और चूंकि रिकन्सिलिएशन की बात है तो वो कौन सी पार्टीज होती है जिनके दरमियान रिकन्सिलिएशन करवाया जाता है, और फिर उसके एंड पे हम कुछ आगे हमने काम किया है। तो थोड़ा सा मैं अगर बुनियादी चीज़ों को देखूं जो हमने कल डिटेल से डिस्कस किए थी, लेकिन सिर्फ उसको एक टच देने के लिए, तो उसमें हमने सबसे पहले बात ये की थी कि दो पार्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली पार्टी या बुक में कह सकता हूँ, वो आपके पास कैश बुक होती है। कैश बुक जो होती है वो नॉर्मली एक कंपनी प्रिपेयर करती है। कैश बुक के अंदर हम अपना कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट और उसके साथ साथ बैंक रिसीट्स और बैंक पेमेंट को रिकॉर्ड भी करते हैं, और उसकी बेस से हम आगे उसको एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो चीज, जो रिकॉर्डिंग हम अपने बैंक की अपनी कैश बुक के अंदर करते हैं, वो बैंक का अकाउंटेंट भी बैंक की कैश बुक के अंदर कर रहा होता है। और बैंक की कैश बुक का नाम बेसिकली पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट होता है। अब होता ये है कि जो चीज हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए एज इट इज करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो बैंक वाला भी रिकॉर्ड करेगा। सिंपल उसके अंदर एक चीज को बुनियादी तौर पे समझना जरूरी है कि उसकी रिकॉर्डिंग, हाँ हम भी यूज कर रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक वाला भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा एसेट्स है वो बैंक की बेसिकली लाइबिलिटी है, जो हमारे डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। अब सर एक और छोटा सा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। अब बैंक की बुक्स को देखें जरा, तो बैंक की बुक्स के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स लगे होते हैं, जो जो भी डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी पार्टीज ने बैंक के अंदर अपनी रकूम को जमा करवाए हैं, वो सारे उनके डिपॉजिट उनको बोला जाता है। वो डिपॉजिट सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है किसी भी बैंक की। और बैंक के जो एडवांसेस होते हैं, जो बैंक ने लोगों को लोन दिए होते हैं, वो बैंक के एसेट्स होते हैं। अब अपने बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, तो बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं वो भी करते हैं, हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, वो लाइबिलिटी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होता क्या है कि जब हम अपने हर मंथ के एंड पे, या जब भी हमें अपने कैश बैलेंसेस को चेक करने की जरूरत होती है, तो हम बैंक से भी बैलेंसेस को मंगवाते हैं, हम उनसे मालूमात करते हैं कि आपके पास कितना बैलेंस है, अपना बैलेंस भी चेक करते हैं। अगर वो दोनों बैलेंस टैली हो जाए तो फिर तो कोई इशू नहीं है, हमारी कैश फ्लो जितनी भी है वो राइट डायरेक्शन के ऊपर है, उसमें कोई चीज हिडन नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। लेकिन मसला उस वक्त आता है जब आपके बैलेंसेस और बैंक बैलेंस के अंदर डिफरेंस होता है, अमाउंट डिफरेंस। हाँ, ये बात तो आपको पता है कि जी अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक के पास वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक डेबिट बैलेंस है 10,000 और बैंक के पास है क्रेडिट बैलेंस 12,000 या 9,000, जो भी 10,000 से आगे पीछे, तो फिर उस वक्त हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा हाँ, एक और छोटी सी चीज, कल मैंने एक लाइन को छोड़ा था, उसको मैं आज बात करूंगा। कल हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी उसकी जो बॉटम लाइन हमने एक लिखी थी, स्टेटमेंट जैसी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन कंप्लीट हुई थी उसकी आखिरी लाइन हमने लिखी थी, और मैंने वहां पे कोट किया था कि जो हमारी टॉप लाइन होती है उसी की अपोजिट लाइन लिखी जाती है। अपोजिट इन सेंस कि अगर वो कैश बुक का बैलेंस है तो हम उसके बाद नीचे जो है वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर वो डेबिट था ये क्रेडिट शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये लास्ट लाइन क्यों लिखी जाती है, इस छोटी सी बुनियादी चीज को एक समझना है, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर सबसे आसान और मुख्तसर डेफिनेशन की बात की जाए ना, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज काजेज ऑफ डिफरेंसेस। सिर्फ तीन लफ्ज, काजेज ऑफ डिफरेंसेस, कि जो आप दोनों के बुक्स के अंदर जो डिफरेंस है उसका काज शो करेगा कि क्या क्या रीजन है। अब सर अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, जो हमने कल की थी, आपके पास वर्कबुक अवेलेबल है, उसमें देखें तो सबसे ऊपर हमने लिखा था बैलेंस एज पर सपोज कैश बुक। उसके बाद उसके दरमियान हमने कुछ चीजें लिखी थी जिनको हमने इससे पहले एज ए मिसिंग रिकॉर्ड किया था, जिसमें अनप्रेजेंटेड था, जिसमें आउटस्टैंडिंग था, वगैरह वगैरह सारी चीजें थी। और फिर बॉटम लाइन पे हम चले गए थे। बॉटम लाइन उसका अपोजिट लिखा था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे हमने क्रेडिट लिखा था। अब जरा बात को समझना है,
भाई ये जो दो बैलेंसेस के दरमियान, बैलेंस एज पर की सबसे टॉप लाइन और बैलेंस एज पर की बॉटम लाइन, इसके अंदर जो मिसिंग हमने रिकॉर्ड किए, ये बेसिकली काजेज ऑफ डिफरेंसेस है। अब दोनों पार्टी, जो आपकी बैंक की पार्टी है या आपकी कैश बुक की पार्टी है, वो कब सेटिस्फाई होगी? वो उस वक्त सेटिस्फाई होगी जब एक एक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरे का बैलेंस एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब क्या? इसको आज हम इंशाल्लाह डिटेल से और चीजें देखेंगे, जिसमें एडजस्टेड बैलेंस मेथड को भी हम देखेंगे। हम कैश बुक को भी उसको भी एडजस्ट करेंगे अपने नामो पोजीशन के ऊपर। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट को जरा समझना है। अगेन मैं अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको जरा समझना है। हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर टॉप लाइन बैलेंस की, बॉटम लाइन बैलेंस की, पहला बैलेंस जो होगा वो कैश बुक का अगर है तो वो उसको फिर कैश बुक में चेक करें, उतना ही बैलेंस है, ओके। और उसके बाद जो आखिरी लाइन आई है, अगर वो बैलेंस एज इट इज उतनी अमाउंट अगर हमारी बैंक बैंक बैलेंस शो कर रही है, तो लिहाजा फिर कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब है हमने दो बैलेंसेस को रिकंसाइल कर दिया। हमने एक बैलेंसेस को टॉप पे लिया और ऑटोमेटिकली हमने उसमें कुछ चीजों को प्लस माइनस मिसिंग पूरा प्रोसीजर कर वाला हमने यूज किया, तो एंड पे दूसरी बुक का हमारे पास बैलेंस आ गया। इसमें इस तरह से भी हो सकता था, आज हम इसको देखेंगे कि आज का जो केस है उसके बारे में मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करना चाहूंगा कि बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो तरह से बनती है। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हमको बोलते हैं सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसा कल हमने देख लिया। वो ऐसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक आप ऐसा समझे मेथड है या प्रोसीजर है, जो आप किसी किस्म की भी बैलेंस शीट, किसी किस्म की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मेथड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड बैलेंस मेथड, एडजस्टेड बैलेंस मेथड। एडजस्टेड बैलेंस मेथड में क्या होता है? एडजस्टेड बैलेंस मेथड की कुछ एक ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। एडजस्टेड बैलेंस मेथड में दोनों बैलेंसेस आपके पास होने चाहिए। अब मेरी पॉइंट को समझें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मकसद आपको समझे, इस पॉइंट से आ जाएगा कि जी आपने अपनी अपनी कैश बुक का बैलेंस किया। मैं सपोज करता हूँ 20,000 बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का। आपने बैंक की बैलेंस मंगवाया, कॉल किया, जो भी किया, वहां पर उसका बैलेंस 30,000 है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आज अभी आएगा जिसके अंदर दोनों बैलेंसेस मौजूद होंगे, फिर आपकी मर्जी है, आप कोई सा बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट बना लें। आप बैलेंस एज पर पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहें, या बैलेंस एज पर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। उसके बाद वही मैसेज, वही प्रोसीजर जो हमने किया था उसको प्लस माइनस करें, और ऑटोमेटिकली एंडिंग पे दूसरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अगर आ जाए, तो इसका मतलब है आपने चीजों को रिकंसाइल कर दिया। इन अदर वर्ड, आज जो हम एडजस्टेड बैलेंस मेथड देखने जा रहे हैं, इसके इस जैसे ही आप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आपको उसी वक्त कंफर्म हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन ठीक है या गलत है। आपके पास दो बैलेंसेस होंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए हम लिखते हैं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं डेबिट, तो अल्टीमेटली दूसरा बैलेंस फिर उसको उसके साथ टैली करना होता है, दो चीजों के साथ ना। तो टैली कैसे करेंगे? टैली ऐसे ही करेंगे ना, अगर फेवरेबल बैलेंस आपका कैश बुक का है तो उसको फेवरेबल बैलेंस आपका पासबुक के साथ टैली किया जा सकता है ना, एप्पल्स को एप्पल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है ना। और इसी तरह से जो आपका अनफेवरेबल बैलेंस अगर मौजूद है, सपोज करें अगर पहली लाइन आपके आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये लिखी जाती है कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, तो फिर क्या होगा? फिर आखिरी लाइन आपकी ये होनी चाहिए ना, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। अगर कैश बुक का अनफेवरेबल है तो उसका फिर रिजल्ट भी आपका पासबुक का अनफेवरेबल आना चाहिए। तो आज के अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक दो चीजें और बता दूं, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 14 था, उसमें हमने मिसिंग मेथड को उस पे यूज करने की कोशिश की है। अब मिसिंग मेथड के बारे में मैं आपको बात बताऊं। मिसिंग मेथड का बनाने का ऑब्जेक्टिव या उसको यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको यूज करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक क्यों? देखिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर हम एक चीज को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, बैंक वाला क्रेडिट करता है, हम क्रेडिट करते हैं, वो डेबिट करता है, वो कहानी तो हमें समझ आ गई है। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर अमाउंट का क्यों डिफरेंस आता है। सेम चीज को हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, वो क्रेडिट करे, वाइस वर्सा करे, तो फिर सेम आंसर आना चाहिए। हाँ, हमारा डेबिट बैलेंस आना चाहिए, उसका क्रेडिट आना चाहिए। लेकिन बात यह कि अमाउंट में डिफरेंस क्यों आता है? तो दो ही बड़े रीजन थे ना।
एक रीजन था कि टाइम डिफरेंस था, ठीक है, जिसको टाइम लैग भी हम बोलते थे, और दूसरा डिफरेंस था आपका कोई उसमें एरर है। अगर इन दोनों चीजों को जरा गौर से आप देखें ना, इसको एनालाइज करें कि टाइम डिफरेंस से क्या इम्पैक्ट आएगा। भाई टाइम डिफरेंस क्या होता है? टाइम डिफरेंस ये है कि एक पार्टी ने डेबिट चीज को एंटर कर दी है लेकिन दूसरी पार्टी ने उसको क्रेडिट एंटर अभी नहीं किया, या सेकंड पार्टी ने किसी चीज को क्रेडिट डेबिट एंटर कर दी है तो फर्स्ट पार्टी ने उसको क्रेडिट एंटर नहीं किया। मैं कैश बुक को फर्स्ट पार्टी कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बैंक स्टेटमेंट को सेकंड पार्टी कंसिडर कर रहा हूँ अपनी बातों के लिए। सो फिर उसमें अमाउंट के डिफरेंस क्यों है? अमाउंट के डिफरेंस सिर्फ इसीलिए कि टाइम लगेगा, एक पार्टी ने एंट्री पास कर दी है, अमाउंट को एंटर कर दी है अपने पास, और दूसरी पार्टी ने नहीं किया। अगर दूसरी पार्टी ने नहीं किया तो इसको फिर मिसिंग कहेंगे, दिस इज द मिसिंग ऑफ अ सेकंड पार्टी। ओके, अच्छा एरर क्या होते हैं? दूसरी चीज ये थी एरर। एरर कल हमने बात की ना कि एरर तो पहले आपके पास खासकर जो आपका ये बुनियादी कोर्स है इसके अंदर एरर सिर्फ कैश बुक के हमने दिए। अब कैश बुक में क्या एरर हो सकता है? कैश बुक में ये एरर हो सकता है कि जी, हो सकता है कि उस बंदे ने डेबिट में कोई एंट्री डाली नो, ओमिशन का एरर हो सकता है, या उसमें ओवर एस्टिमेशन की जा सकती है। अगर एक अमाउंट को 100 कंसिडर करना था या 100 रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड पे, उसने 200 रिकॉर्ड कर दिया है, या फिर उस अमाउंट को अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, अगर इनको थोड़ा सा और मजीद गौर से देखें, टाइम लैग जो है या जो एरर्स है, ये बेसिकली एक मिसिंग है। अगर उन मिसिंग्स को हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत, मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर दें तो फिर आपके लिए बहुत सी चीजें आइंदा चल के भी बहुत आसान हो जाएंगी। अगर हमें उनकी जो मिसिंग की प्लेसेस हैं उसका आइडिया क्लियर हो जाए, या अगर हमें आइडिया क्लियर नहीं है तो सिर्फ एक टेबल अगर आप गौर से देख लें जो हमने कल डिस्कस किया था, मैं जल्दी जल्दी उसको भी देख लेता हूँ, और उसको अपने माइंड में आप रख लें, तो फिर भी हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना आसान हो जाएगी। टू कट स्टोरी शॉर्ट, कि ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बेस पे हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना, काजेस को आइडेंटिफाई करना, इसका आसान तरीका ये है कि आप मिसिंग को रिकॉर्ड ढूंढें कि किस पार्टी ने ट्रांजैक्शन कर दी है और उसके एंड पे किस पार्टी की बुक में ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई है। नंबर वन पॉइंट, पहले आप इस पॉइंट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने कैश बुक के अंदर एंट्री करनी है या आपने पासबुक के अंदर एंट्री करनी है। वंस आप ये आइडेंटिफाई कर दें तो फिर सेकंड स्टेप आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप उसमें किस साइड पे आपने एंट्री को पास करनी है, तो फिर उसको भी आप आइडेंटिफाई कर दें और वहां पे आप देख लें। अच्छा, आखिरी बात, इसको आज का यूनिट स्टार्ट करने से पहले कि जो हमने एक टेबल ड्रॉ किया था उसमें क्लियर आप अपनी वर्कबुक के अंदर टेबल निकालें, उसमें देखो क्लियर है कि उसमें सबसे जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ दो ही मिसिंग होती है हमारे पास। एक होती है डेबिट साइड पे मिसिंग, एक होती है क्रेडिट साइड पे मिसिंग। मैं बात कर रहा हूँ पासबुक की, बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी मिसिंग होती है, इसलिए पहले उसको हम लेते हैं। उसमें देखें तो डेबिट साइड पे आपको अनप्रेजेंटेड चेक नजर आ रहा है। अनप्रेजेंटेड चेक के साथ कुछ और भी उसके नाम है, जैसे अनप्रेजेंटेड चेक का पॉपुलर नाम है आउटस्टैंडिंग चेक। अनकैश या नॉट कैश या इन कैश मीन जिसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि अभी तक बैंक से कैश नहीं निकाला गया, बैंक से कैश विड्रॉ नहीं हुआ, या आपका चेक अभी बैंक में पहुंचा ही नहीं, ये डेबिट मिसिंग होती है। अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन आएगी तो उसको उठा के हमने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे मिसिंग के लिए रिकॉर्ड कर देना। दूसरी दूसरी जो मिसिंग होती है हमारे पास, वो भी बैंक स्टेटमेंट में एक ही क्रेडिट साइड पे होती है, जिसको नॉर्मली हम अनक्रेडिटेड बोलते हैं। उसके और नाम है अनकलेक्टेड, नाम है उसका, और उसका उसको हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब बाकी आ जाए आप कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक में आप देखें तो हमारे पास, हमें पता है, हमने पढ़ा है कैश बुक रिसीट और पेमेंट साइड, दो साइड हैं। डेबिट साइड इज कॉल्ड रिसीट साइड, while payment side is called while credit side is called payment side। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो आप देखेंगे कि अगर उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आपकी कैश में इनफ्लो हो रहा है तो अल्टीमेटली हमें पता है कि उसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। ये रूल हमारे पास, बेसिकली ये रूल हमारे पास आ रहा है, आपका एसेट का रूल आ रहा है कि जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश भी हमारा एसेट है, लिहाजा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका इम्पैक्ट जो हमारी ओवरऑल बैलेंस शीट के ऊपर या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर ऐसे हो रहा है कि हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इसमें एक एग्जांपल बड़ी पॉपुलर है कि जी डायरेक्टली डिपॉजिट, आपका आप कोई थर्ड पार्टी है
जो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे आपके बिजनेस के अंदर, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से कोई अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और भी इस तरह जिसके थ्रू अल्टीमेटली जो आइडिया आपने माइंड में रखना है, बाकी तो ट्रांजैक्शन तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आइडिया ये रखना है कि इस कैश बुक की डेबिट साइड पे हम ये ट्रांजैक्शन इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये हमारी ओवरऑल एसेट को इंक्रीज कर रहा है। कैश हमारा एसेट है, लिहाजा उसको। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज का बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है, और इसके अंदर मैंने जैसा बता दिया कि पहले तो हमने पिछला सिंपल मेथड देखा था, फास्ट मेथड, सिंपल मेथड जैसे हमने कल किया था। मिसिंग उसी तरह से हर चीज के अंदर रिकॉर्ड करनी है, मिसिंग सबके लिए एक तरह से ही है, लेकिन फिर उसकी जो आखिर में हम फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, उसका परफॉर्मा या उसकी स्टेटमेंट डिजाइन करते हैं, उसको बनाने का थोड़ा चेंज तरीके है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड मेथड की मैं बात करता हूँ, पहला मैंने आपको बता दिया फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड में कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। मैंने आपको बता दिया किसी किस्म का कोई सिंपल मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई आप कर सकते हैं, उसी तरह से आपके आंसर आएंगे। इवन एडजस्टेड बैलेंस मेथड वाला क्वेश्चन जो है उस पे सिंपल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर सिंपल वाले पे एडजस्टेड अप्लाई नहीं किया जा सकता। एडजस्टेड बैलेंस मेथड के लिए नंबर 1.1 की कंडीशन है आपके पास, जो होनी जरूरी है। क्या कंडीशन है? कि आपके पास दोनों बैलेंसेस दिए जाएं, जो बैलेंस कैश बुक का है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए, और जो करस्पॉन्डिंग बैलेंस आपका पासबुक का है, डेफिनेटली बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं होंगे तभी बना रहे हैं, लेकिन दोनों बैलेंसेस आपके पास मौजूद हो। फिर क्या करेंगे हम? अब एडजस्टेड बैलेंसेस के अंदर हम देखेंगे कि हम सबसे पहले उनकी उसी तरह मैं क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीजों को देखें हम क्या करने जा रहे हैं अगले 5-10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसी तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, एक ही पॉइंट में बार बार कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ 2 बैलेंसेस होंगे एक्स्ट्रा चीजें, बाकी सारी उसी तरह से जो हमारे पास सिंपल मेथड के अंदर अवेलेबल होती है। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें ऐसे करेंगे कि कैश बुक को अलग देखेंगे और बैंक स्टेटमेंट को अलग देखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस in the book of the Zakirullah trader on June 30th 2015। ओके, देख लें। डेटा में मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने जो हर मंथ के एंड पे हमें जरूरी होता है कि जब हम अपनी कैश को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, तो हम उसको देख सकें कि आपकी कैश जो हार्ड कैश है वो भी आपके पास पूरी है, और प्लस आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी आपस में उनको रिकंसाइल कर दिया जाता है, फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको डेट अवेलेबल होगी, वो महीने का आखिरी ही दिन आपको ये इस तरह से अवेलेबल होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये वाला आ गया। अब देखें, अब एडजस्टेड बैलेंसेस यहाँ पे कोई मेंशन तो नहीं है, यस मेंशन है फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस। तो अगर ये न भी मेंशन होता तो हम इसको एडजस्टेड बैलेंस मेथड से कर सकते हैं, इसलिए कि ये एडजस्टेड बैलेंस मेथड के क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है? कि इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ही मौजूद है, ये कह रहा है अनफेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब ये है कि ये डेबिट बैलेंस है, और उसके साथ साथ ये कह रहा है कि ये देखें ये भी अनफेवरेबल बैलेंस आपको दिया हुआ है। कैश बुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का भी आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस है। मीन दोनों स्टेटमेंट का आपके पास अवेलेबल बैलेंस मौजूद है। लिहाजा अब इस क्वेश्चन, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ ही आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अंदाज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 55,000। अनफेवरेबल बैलेंस सेकंड। कैश बुक का भी क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल है 47,100। आप अपने पास नोट करें, स्टार्ट करें, अपनी वर्कबुक साथ साथ लिखना है, ठीक है। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने मार्कअप आपका चार्ज के ₹600, तो ये बेसिकली बैंक चार्जेस की तरह है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक चार्जेस है। तो हमें पता है कि बैंक चार्जेस जो होती है वो कैश बुक की आपकी पास क्रेडिट मिसिंग है। मेरा ख्याल है इन चीजों को दोबारा दोबारा रिपीट में थोड़ा कम करूंगा, हम बहुत दफा ये बात कह चुके हैं
कि चूंकि बैंक चार्जेस है, इसको बैंक वाला डेबिट रिकॉर्ड करेगा तो हम इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैंक चार्जेस या मार्कअप चार्जेस नॉर्मली इंटरेस्ट चार्जेस को कह रहे हैं, लेकिन सेम है हमारी प्रोसीजर। कस्टमर ऑफ बशीर and company for rupees, a check of customer Bashir 35,000 was dishonored and returned by the bank. अगर और से देखें तो ये डिसऑनर का केस है नंबर 1। अगर डिसऑनर का केस है तो हमें पता है कि डिसऑनर के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैश बुक ही इन्वॉल्व होगी, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अब देखना ये है कि ये डिसऑनर जो चेक है ये कौन सा डिसऑनर है, ये डिपॉजिट चेक डिसऑनर है या इशू चेक डिसऑनर है। तो यार देखो ना जरा ना, चेक कस्टमर का है, तो जब भी कस्टमर कोई चेक हमें देता है, कस्टमर है तो डेफिनेटली कस्टमर हमें पैसे देने देगा, तो वो हमारा चेक डिपॉजिट चेक होगा। इसका मतलब है प्रोसीजर ये होता है कि डिसऑनर का हम रिवर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है जब ये चेक हमने बैंक भेजो होगा उस वक्त इसको हमने डेबिट किया होगा। अब चूंकि ये डिसऑनर हो गया है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट कितनी थी? 3,500। आगे चलते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, इधर क्रेडिट लिखा होगा, हमने नहीं रिकॉर्ड किया, हम उठा के इसको यहाँ पे लिखते। कितनी अमाउंट है जी? 2000। थोड़ा जल्दी जाऊंगा। चेक इश्यूड अमाउंटिंग टू ₹10,000 बट प्रेजेंटेड टू पेमेंट फॉर वर्क। ये अब इसको जरा और से दो। चेक इश्यूड अमाउंटिंग टू ₹10,000, टोटल 10,000 के चेक इश्यू हुए थे। अगर वो ही 10 के 10 प्रेजेंट हो जाते, इसका मतलब है नो, उसमें कोई भी अनप्रेजेंटेड काम में गैप नजर ना आता। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ऑफ ₹5,800। इसका मतलब क्या है कि जी 10,000 इश्यू हुए थे, लेकिन अनप्रेजेंटेड कितने हैं? जो प्रेजेंट हो गए वो 5,800 है। मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। टोटल हमने प्रेजेंट किए 10,000 के जी, माइनस कर रहे हैं जो प्रेजेंट हो गए 5,800 प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है 4,200 जो है वो अनप्रेजेंटेड है। अगर अनप्रेजेंटेड चेक है तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में। नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट ट्रांजेक्शन एफ नंबर। A check a deposit into bank of worth ₹30,000। बैंक में 30,000 के टोटल चेक आपने डिपॉजिट किए। फिर क्या हुआ उसके बाद? बट 10,000 चेक वाज नॉट कलेक्टेड। थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझना है। देखो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। इसमें ये कह रहा था पहली स्टेटमेंट में कि अनप्रेजेंटेड चेक जो आपने इश्यूड किए थे वो 10,000 है, लेकिन जो प्रेजेंट हो गए हैं वो आपके आपके पास 5,800 है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस था वो हमने देखना था, चूंकि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड पे अनप्रेजेंटेड चेक रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंटेड चेक रिकॉर्ड नहीं करते। प्रेजेंट हो गए तो इसका मतलब नो मिसिंग, हमने भी रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हमें चाहिए था गैप जो अनप्रेजेंटेड का था। लेकिन यहाँ पे उसने क्लियर बता दिया, यहाँ पे गैप की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि 10,000 चेक वाज नॉट कलेक्टेड। नॉट कलेक्टेड तो हमें पता है। तो ये चीजें तो हमें पता है, इस तरह से हमने मिसिंग रिकॉर्ड कर दी। सेम प्रोसीजर। नया क्या है, नया जरा देखना है क्या आज नया क्या है। जो बेसिकली एडजस्टेड बैलेंस मेथड को सिंपल बीआरएस सिस्टम से अलग किया अलग करता है, वो आपके पास क्या है, वो ये है। मेरे मेरे साथ रहना है। एक बात सुनो जरा गौर से, एक ही छोटी सी बात, ये एक ही पॉइंट है, इसको जरा गौर से सुनना है, ठीक है? बाकी इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ अब ये करेंगे। अच्छा पहले मैं कल वाली एग्जांपल आपके सामने रख लेता हूँ, या सिंपल मेथड की एग्जांपल रख लेते हैं। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक बैलेंस होता है, हम उस बैलेंस को लिखते हैं स्टॉप पे, और उसके बाद हम अगर वो बैलेंस हमारे पास डेबिट है तो फिर उसके बाद
दोनों स्टेटमेंट्स के जो डेबिट साइड हैं उसको में प्लस कर दिया जाता है और क्रेडिट को माइनस कर दिया जाता है। और अगर हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो क्रेडिट होगा तो हम दोनों बुक्स के जो क्रेडिट हैं उसको इनमें प्लस कर देंगे और डेबिट को माइनस कर देंगे, ये रूल है। लेकिन इसमें देखें ये एडजस्टेड बैलेंस मेथड है, तो इसमें पॉइंट ये है कि अब इसमें अलग अलग बुक्स को हम एडजस्ट करेंगे, अलग अलग बुक को देखेंगे। कल हम क्या कर रहे थे, हम डेबिट में कैश बुक के डेबिट को भी प्लस कर रहे थे और बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को भी प्लस कर रहे थे। लेकिन आज हम इस एडजस्टेड बैलेंस मेथड के अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे। एडजस्टेड बैलेंस मेथड में ये किया जाता है कि कैश बुक को अलग उसके साथ प्रोसीजर किया जाता है और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको अलग उसका डेटा दिखाया जाता है और आप देखेंगे कि इसके जो बैलेंसेस आएंगे तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ जी इससे। मैं पहले कैश बुक का के प्रोसीजर करता हूँ। मैं पहले कैश बुक अकाउंट पार करता हूँ, फिर बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ बैलेंस कैश बुक और साथ कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट मैंने 57,000। इसमें हमें रूल पता है, क्रेडिट में क्रेडिट को प्लस किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग कर दिए, रूल वही है, चीजों को अलग अलग कर दिए। कैश को अलग देखेंगे और बैंक स्टेटमेंट को अलग देखेंगे, इसलिए कि कैश भी के अंदर बैलेंस ही मौजूद है और बैंक के अंदर भी बैलेंस मौजूद है, लिहाजा हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें प्लस कर दें मार्कअप को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होंगे। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज हैं जिनको हमने प्लस करना है, अगर एक की वैल्यू होती तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम चले जाते। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास है डिसऑनर। को प्लस कर दें, 4100 बन जाएगा। 4100 और थोड़ी सी कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइन कितने कहते हैं, डेट, ये बोल्ड लाइन ये शो कर रही है कि जो आपने इनर कॉलम के अंदर जो प्लस किए वो खत्म हो गए, अब उसको आपने आउटर में लेके चले गए। अब देखें आउटर भी इसके सामने आपने यहाँ पे इसको आउटर कॉलम में आप लेके गए। अब इसको चूंकि प्लस हो रहा है तो उसको प्लस कर लेते हैं आपस में। 47,100 प्लस 4,100 makes 51,200। ओके, अब लेस करते हैं। एडजस्टेड बैलेंस मेथड है, सिर्फ कैश बुक पे ही हम सिर्फ काम करते हैं। लिहाजा इसको इसमें लेस क्या होगा, इसका बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, क्रेडिट लिया था, लिहाजा इसमें डेबिट को लेस किया जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड 2000 यहाँ पे लिखा। देखें अब ए की वैल्यू इसमें और कोई नहीं है, हमें जो हमें मजीद उनको माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंगल वैल्यू है। लिहाजा इसको फिर इनर कॉलम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। इनर कॉलम में अगर एक से ज्यादा वैल्यूज होती फिर उसको हम प्लस करने के लिए इनर कॉलम में लिखते, फिर जैसे ही प्लस करके उनको आउटर में लेके चले जाते, लेकिन यहाँ पे प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू सिंगल वैल्यू है। इसको 51,200 को से माइनस करें 2000 तो 49,100 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब इस वैल्यू के पीछे आपने लिखना है एडजस्टेड बैलेंस, और ये वो वैल्यू है। अगर ये सेम वैल्यू जो प्रोसीजर हमने अभी पिछले 5 मिनट के अंदर हमने कैश बुक के साथ जो प्रोसीजर किए, आप ये सेम प्रोसीजर मुझसे आगे चलें अपनी वर्कबुक के ऊपर, आप बैंक स्टेटमेंट के साथ करें। एक छोटा सा पॉइंट सुन लें, जब ये एडजस्टेड बैलेंस मेथड 4100 जैसे कैश बुक का है, अगर ये सेम एडजस्टेड बैलेंस आपका पासबुक का आता है तो आपके पास ठीक है, यहाँ पे टैली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वैल्यू ये नीचे जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एडजस्टेड बैलेंस, इसमें मैं भी साथ साथ करता हूँ। हम अभी ये कैश बुक को हमने कंप्लीट किया, अब बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में देखें, पहले सबसे पहली जो बैलेंस है वो उसका डेबिट साइड पे है, हम लिखते हैं बैलेंस है इस पर
बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस बैलेंस है। ओके, कितना है जी? 55,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद ये क्योंकि डेबिट है तो डेबिट में डेबिट डेबिट प्लस होंगे, अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड आपका प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड कितने अमाउंट है? 4,200। देख लें एक ही वैल्यू इसके अंदर भी, एक ही वैल्यू है साइड के ऊपर, एक से ज्यादा नहीं है, लिहाजा इसको हम ये करते हैं कि इसको एक ही वैल्यू तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम इसको रिपोर्ट करेंगे 4,200 अनप्रेजेंटेड। प्लस हो गया। अब ये प्लस है, इस इन दो वैल्यूज को आपस में प्लस करें, कितनी वैल्यू बनती है? 55,000 प्लस 4,200, 59,200। एंड बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ये समझ आए कि यहाँ से हमने इसको, इन वैल्यूज को, जब भी अकाउंटिंग के अंदर आप प्लस कर रहे होते हैं तो ये शो कर रहे होते हैं कि ये दो आपस में चूंकि प्लस हो रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोल्ड लाइन को यूज किया। अब इसी में चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने अच्छा अच्छा, भी हमने जो आपका डेबिट साइड है वो कंप्लीट हो गया है। हम बैंक स्टेटमेंट का आपका क्रेडिट साइड को 10,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या था? अनकलेक्टेड चेक था। हम लिखते हैं अनकलेक्टेड और वैल्यू 10,000 और ये माइनस करते हैं, मतलब ये 10,000 माइनस करें तो सेम अमाउंट 49,100। ये देख लें, यहाँ पे आके आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। इसलिए एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक जो है वो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट के अगर बराबर आ गया है, लिहाजा आपका क्वेश्चन सारा कंप्लीट है। थोड़ा सा रैप अप करता हूँ कि जी एडजस्टेड बैलेंस मेथड के अंदर आपको एक ही चीज नई नजर आएगी, वो ये है कि आपको दो बैलेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बैंक का बैलेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ आपको कैश बुक का भी बैलेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने फिर उसमें वो मिसिंग सेम उसको रिकॉर्ड करना है। मिसिंग रिकॉर्ड करने के बाद जब आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं इन चीजों को, तो फिर आपने अलग अलग प्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो भी आप प्रेजेंट करना चाहें, बैंक स्टेटमेंट टॉप पे प्रेजेंट करना चाहें या प्रेजेंट करना चाहें, दिस इज अप टू यू। लेकिन करना क्या है इसके अंदर, जो आपका बैलेंस है बैलेंस को लिखना है। जैसे इसके अंदर हमारा हमने कैश बुक का बैलेंस सबसे पहले रिपोर्ट किया और उसमें उसी रूल मिसिंग रूल के मुताबिक हमने अपने जो दो क्रेडिट हो रहे थे, स्टार्टिंग में क्रेडिट था और मजीद जो कैश बुक के अंदर दो फर्दर आइटम्स हमारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, डेबिट हो रहा था, उसको माइनस किया तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। इसी प्रोसीजर को हमने रिपीट किया बैंक स्टेटमेंट के लिए। बैंक स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास डेबिट बैलेंस था, उसको हमने डेबिट बैलेंस लिखा, उसमें अनप्रेजेंटेड भी डेबिट था, डेबिट डेबिट उसमें प्लस हो गया, क्रेडिट अब माइनस हो गए। इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप इन सारी इन सबको प्लस कर दें कैश बुक के और इसमें से इसको माइनस करें। इसी तरह से आप इनको प्लस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, दोनों का आंसर आपको सेम नजर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो। ये तो चले एक किताबी सी बातें, निसाबी बातें हैं कि आपको लिख के बताया जाएगा कि अनप्रेजेंटेड चेक, आपको लिख के बताया जाएगा कि बैंक चार्जेस, आपको लिख के बताया जाएगा कि जी अनकलेक्टेड चेक वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको कोई लिख के नहीं बताएगा वहां पे कि जी ये जो चेक था ये अनप्रेजेंटेड है जी, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे आपको याद आ जाएगा एंटर करने। नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपको आपके पास एक कैश बुक पड़ी होगी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक कैश बुक होगी और उसको आप बैलेंस करेंगे और उसके साथ साथ आप फिर फोन करके आप या ऑनलाइन प्रिंट लेके एक बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। फिर उनको आप सामने बैठ के उसको आपने देखना है। उसको सामने देखने में और एक लिख के बताने में क्या डिफरेंस है? सामने देखने में और लिख के बताने में ये बड़ा डिफरेंस ये है
कि वो सामने चीजें आपको नजर आ रही होती हैं प्रैक्टिकली, उनको आपने देखना है, आसानी से आप उसको, मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना ख्याल ये है कि आसानी से उसको आप कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल सेंस के अंदर उसको उसके साथ कोशिश की गई है बराबर करने की। Miss Fiza Naseem worked as a cashier for the Pine and Company Abbottabad. Her responsibility include entering and maintaining the cash book and preparing a bank reconciliation statement at the end of each month. ये मिस फिजा नसीम ये बैंक में शायद अकाउंट है, अकाउंट के अंदर कोई ऑफिसर है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ कैश के साथ है और कैश को बराबर करना वगैरह, बैंक इवन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने के एंड तक इसको प्रोवाइड करना है। The firm cash book July 2016 which she just finished entering extra information है etc. ये सारा आपके पास आ गया। अब इसको देखते हैं, सीधी तरह देखते हैं। देखो इसकी कैश बुक है, ये आपके सामने है, जरा गौर से देखो। अच्छा एक चीज थोड़ी सी लाइन में यहाँ से मैं बोल कर दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट for the sake of clarity, the cash and discount column have been omitted from the cash book. ये आपके पास है कैश बुक है, इसको इसमें हमें क्योंकि कैश कॉलम से हमारा कोई कंसर्न नहीं है और ना डिस्काउंट कॉलम से हमारा कोई कंसर्न है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें कैश बुक के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए वो सिर्फ बैंक कॉलम चाहिए, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, लिहाजा सिर्फ इसमें बैंक कॉलम पे पोस्ट कीजिए। अब देखो ये इसकी बैंक से अभी इसकी कैश बुक है जी। अच्छा जी, कैश बुक में ये सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ है, उसके बाद डेबिट एंट्रीज हैं, फिर उसके बाद ये क्रेडिट एंट्रीज हैं, आखिर में चल के ये एंडिंग बैलेंस है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, याद रखो एंडिंग बैलेंस को मैंने बोल्ड किया, एंडिंग बैलेंस को बोल्ड किया है। मीन क्यों एंडिंग बैलेंस को बोल्ड किया है, इसको बोल्ड किया है इसमें आपका ये जुलाई का आखिरी दिन है। आज अज्यूम करें कि जुलाई का आखिरी दिन है, आपके पास ये कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस क्या शो कर रहे हैं, 641 रुपए और 70 पैसे आपका बैलेंस शो कर रहा है। अब अगर ये डेबिट बैलेंस आपको पता है, अगर आप आज बैंक स्टेटमेंट में कॉल करें या उससे बैंक स्टेटमेंट लें, उसमें 641.70 रुपीज आपका क्रेडिट बैलेंस हो तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन मसला उस वक्त बनेगा जब इससे ऊपर नीचे होगा। हम ऐसा करेंगे, बैंक में हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली, बैंक स्टेटमेंट में हमने देखा बैलेंस स्टार्ट हुआ क्रेडिट बैलेंस से, खुशी हुई हमें कि अच्छा हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। फिर कोई डेबिट एंट्री लगी और मैंने आपको लेजर के अंदर बताया था ना, हमने कहानी भी सुनाई थी आपको कि आपको याद आ जाए। अच्छा ये जो आपकी कैश बुक है वो तो इस तरह से बनती है अकाउंट फॉर्म के अंदर, लेकिन जिसको हम स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट बोलते हैं, लेकिन जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो रनिंग बैलेंस लेजर के ऊपर चलता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड लेजर के ऊपर नहीं चलता। आपको कहानी शायद याद आ गई होगी। तो इसमें हमने देखा तो उसमें क्रेडिट साइड की भी कुछ एंट्रीज हैं और कुछ डेबिट साइड की, और साथ साथ हर एंट्री के बाद ये अपना बैलेंस कर रहा है। तो हमने एंड पे आके इसका बैलेंस देखा, क्योंकि बैलेंस हम 31 को 31 जुलाई को आपस में देखना चाह रहे हैं, तो 31 को मैंने देखा कि यार अच्छा इसका मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी कि यार ये नहीं कि आपको खुशी हो कि ना जी चलो अच्छी बात है जी, पैसे तो ज्यादा है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है, ये जी हमारे पास तो 641 शो हो रहा है और बैंक के पास 903 शो हो रहा है, तो लिहाजा दिस इज पॉजिटिव फॉर बिजनेस, तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने फिर भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब बनानी है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो अब हमें कौन बताएगा कि यार ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये आउटस्टैंडिंग चेक है, ये बैंक चार्जेस हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये तो कोई नहीं लिख के हमें बताएगा। या आप अपने अपने साथ कोई नया बंदा तो नहीं रख सकते जो आपको ये बताए। अब क्या करना है, हमने चीजों को टैली करना है। हमें कानून का पता है ना, जो चीज आपके पास आपने डेबिट की है ना वो आपके बैंक ने क्रेडिट करनी है, और जो चीज आपने क्रेडिट की है वो बैंक ने डेबिट करनी है। अगर आप इसको इस तरह से स्टार्ट करें कि कैश बुक से स्टार्ट करें, उसके डेबिट साइड को देखें और उसको करस्पॉन्डिंग उसको चेक करें, उसके आइटम्स को जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पे, और फिर उसके बाद कैश बुक की क्रेडिट साइड को देखें, और उसको किसके साथ देखना है, हाँ बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा जो कुछ मिसिंग करते हैं साथ साथ। बैलेंस को छोड़ दे, बैलेंस देख लें। बैलेंस मेरे पास डेबिट बैलेंस था 756 और उसके पास क्रेडिट बैलेंस है, ओके जी, इसका मतलब है यहाँ पे काम बराबर है। आगे चलें,
तो मेरे पास 220 का डेबिट है तो उसके पास 220 का क्रेडिट होना चाहिए। ओके, ये क्रेडिट आ गया, इसका मतलब ये कि ये ट्रांजेक्शन है, नो मिसिंग। इसमें डेबिट साइड पे 330 है जी, डेबिट साइड पे 330 है कैश बुक के, तो क्रेडिट पे 330 होना चाहिए। 330 मिल गया। आप प्रॉपरली सारा कुछ भी चेक कर सकते हैं, इसकी डेट भी चेक कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से चीजें चेक कर रहा हूँ। 330 हो गया, उसके बाद 63 है जी, 63 डेबिट हुए फोर ब्रदर का, तो 63 डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। दिस इज अ मिसिंग, दिस इज अ मिसिंग, इसको बोल्ड कर दिया मैंने, इस वैल्यू को मैंने बोल्ड कर दिया, जिससे ये मुराद है कि ये वैल्यू कैश बुक के अंदर एंटर है लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंटर नहीं है, लिहाजा ये बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग है। कैश बुक में है, ओके, लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट में भी होनी चाहिए थी, नहीं है। ठीक है, इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन के लिए ये इसको आइडेंटिफाई करें। अब चले जाएं कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, पहला आइटम 50 कहाँ पे, ये क्रेडिट है तो डेबिट से चेक करेंगे, 50 है, ओके। सेकंड 130 130 130 130, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 130, होल्ड करो। आगे चलो, नेक्स्ट देखें 10, 10 यहाँ पे यस अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। आगे चलो 27, 27.50, 27.50 ढूंढो। 27.50 नहीं है, 27.50 बोल्ड करो। दूसरा आइटम भी नहीं है। 89, 89 कैश बुक की क्रेडिट साइड है तो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट होनी चाहिए। 89 अवेलेबल, दोनों साइड पे है, नो मिसिंग। 89 के बाद 49, 49 अवेलेबल, नो मिसिंग। 250 डेबिट साइड, 250 अवेलेबल, नो मिसिंग। 122, 122 अवेलेबल, नो मिसिंग। 3 मिसिंग जी, इन द कैश बुक देयर आर 3 मिसिंग्स। कैश बुक के अंदर मिसिंग नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली कैश बुक में एंटर है, ये किसकी मिसिंग होगी, बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग होगी, आगे देखेंगे। अब यहाँ तक तो हमने इसको देख लिया। अब ऐसा करें, इसको अब इनको तो हमने देख लिया, अब इसको उल्टा देखते हैं, इसके साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ हम देखेंगे। बैंक स्टेटमेंट में आ जाओ, बैंक स्टेटमेंट में आ जाओ, बैलेंस तो ठीक है, ओके था। उसके बाद मैं बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड से स्टार्ट करता हूँ, डेबिट साइड से यहाँ पे देखते हैं, और उसको फिर क्रेडिट साइड के साथ हम उसको देखेंगे। कैश बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड होगी और कैश बुक की क्रेडिट साइड होगी, पता है अब आपको। 50 अवेलेबल, मैं जल्दी से देखूंगा। 10 अवेलेबल, 89 अवेलेबल, 250 अवेलेबल, 122 अवेलेबल, 49 अवेलेबल, 12.95 12.95, 122 not available, missing, yes missing। आगे चलें जी, इसमें बैंक स्टेटमेंट की जो क्रेडिट साइड है इसको हम कैश बुक की डेबिट साइड के साथ देखेंगे। 220 अवेलेबल, 330 yes अवेलेबल, 179 179 179 क्रेडिट साइड डेबिट साइड नॉट अवेलेबल। अब इसकी ये जो आपको बताया गया था अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस, वो बात खत्म होगी। अब सीधी सीधी सी बात है भाई, अब मिसिंग रिकॉर्ड करो, इसको बनाएं। मिसिंग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये देखो, ये जो 63 है, ये जो 63 है, ये 63 आपके पास कैश बुक की डेबिट साइड में एंटर है ना, तो फिर इसको कहाँ पे एंटर नहीं है, ये बैंक स्टेटमेंट में एंटर नहीं है। अगर बैंक स्टेटमेंट में एंटर नहीं है तो फिर बैंक स्टेटमेंट की किस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा ना। अगेन मैं इसको दोबारा कॉपी, 63 कैश बुक की डेबिट साइड पे एंटर है, तो ये बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे एंटर होना चाहिए, नहीं है, लिख दिया। आगे चलो, यहाँ पे आ गया मैं,
ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंटर है, तो इसको बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होना चाहिए। ये मिसिंग है 130 और 27। ठीक हो गया जी। अब आ जाए बैंक स्टेटमेंट में। देखो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है ना 12.95, ये बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे एंटर है। लेकिन अभी हमने 2 मिनट पहले ढूंढा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर नहीं है तो एंटर कर दो, डेबिट साइड में ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी। दूसरा आइटम आखिरी 179.75 आपके पास ऑलरेडी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में मौजूद है, इसको कैश बुक की डेबिट साइड में होना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब स्टार्ट करें। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अच्छा पिछले जो एडजस्टेड बैलेंस मेथड था, एक तो सिंपल मेथड था कि एडजस्टेड बैलेंस मेथड था, एक और मेथड भी है इसके अंदर, ये तीसरा मेथड जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक एक दो बैलेंसेस हमारे पास है ना, और छोटा सा पॉइंट समझना है। अगर आप इसको सिंपल मेथड से करना चाहें फिर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आप एडजस्टेड बैलेंस मेथड से करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। आप वो दोनों आपने किए हुए हैं, उनको भी प्रैक्टिस जरूर करें किसी रफ का पेज के ऊपर। लेकिन मैं तीसरा एक मेथड आपको बताऊंगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा, ये भी बड़ा सिंपल इस तरह से मेथड है, आपकी जो मर्जी है कोई सा भी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट बना दे। आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस को स्टार्टिंग पॉइंट बना दे इस कैश के अंदर, या आप बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को आप स्टार्टिंग पॉइंट बना दें। उसके बाद जो आपने अभी मिसिंग्स किए हैं वो प्लस माइनस करें, जैसे भी जो भी उसका प्रोसीजर उससे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, अगर अगर आप कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे पहली लाइन में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो एंडिंग लाइन है वो ऑटोमेटिकली इतना ही आंसर आएगा 903। चले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं बैलेंस इस बैलेंस को लेता हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक से मैं स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस था, यस डेबिट, और कितनी वैल्यू इसकी 641.70, 641.70। उसके बाद हमें पता है कि हमने प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि चूंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो डेबिट है, लिहाजा डेबिट में मजीद डेबिट जो है वो प्लस कर के देंगे, और जो मजीद क्रेडिट है उनको माइनस कर देंगे। कैसे जी, इसमें हमने सबसे पहले जो प्लस करना है तो ये वाली वैल्यू प्लस करनी है जो है 179। मैं सीधी सीधी वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे आसानी के लिए। ऐड कौन कौन सी होगी, ये वैल्यू ऐड हो रही है जी, एक वैल्यू ये ऐड हो रही है, ये डेबिट में है थी, और उसके बाद ये दो वैल्यूज भी डेबिट में। डेबिट डेबिट सारे प्लस करते हैं, जो सिंपल सिंपल मेथड के थ्रू हमने जो दोनों स्टेटमेंट्स के देखे थे उस रूल से हम यहाँ पे इसको प्लस कर दो। 130 भी हो गया, 27 भी हो गया, इसको हम, ये सारा हो गया, इसको हम बोल्ड लाइन में जाते हैं यहाँ पे करते हैं साथ साथ, और यहाँ पे इसको देखते हैं कि कितनी वैल्यू बनती है। 179.75 प्लस 130 प्लस 27.5, ये बन गई जी 357.25। उम्मीद है कि आपकी वैल्यू भी सेम होगी। ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस 641.70, तो हमारे पास आंसर आ गया 978.95। 978.9। अब इसके अंदर हम माइनस क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट था तो डेबिट में हमने ये डेबिट और ये दो डेबिट प्लस कर दिए। अब इसके क्रेडिट को माइनस कर देंगे, दो वैल्यूज है मैं इनमें रिपोर्ट करूंगा माइनस के साथ, ये मैं यहाँ पे लिखा 27 वाली और ये 63 वाली, तो प्लस कर दें आपस में 27.50 प्लस 63, ये हमारे पास आ गए 90 पॉइंट समथिंग। पॉइंट नहीं गलत नहीं कर रहे हैं,
63 ये क्रेडिट 79 एक वैल्यू वापस कोई एरर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है यार इसमें। सर वो जो 27.50 है ना कैश बुक में आपने लिखा हुआ है, हाँ इसकी जगह 12.95 आएगा सर, ये मिसिंग है उसमें से। गुड गुड 12 पॉइंट पूरा बोलो 12.95 12.95 सर। थैंक यू। अब यहाँ पे 12.95 हमने कहाँ पे लिखना है, इसके साथ लिखना है ना 12.95। अब चेक करें इसको जरा अगेन 12.95 प्लस 63, इससे हमारे पास आंसर आ गया 75.95। क्योंकि ये माइनस है, माइनस करें, आप देखें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। 978.95 माइनस 75.95। यस गुड थैंक यू। 903 आपका आंसर है। देख लें अब यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, फिर इस पे रैपअप करते हैं, दोबारा देखते हैं एरर भी कहाँ से किया था। बैलेंस एज पर ये ऊपर कैश बुक था तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, और ऊपर डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। देखो अब इस चीज की क्लियर, मैं पहले इसको एरर देखूंगा कहाँ पे किया था। मैं दोबारा से अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ बेटा। हमने यहाँ पे मिसिंग रिकॉर्ड की थी 63 थी, और यहाँ पे ये था 130 था, 27.50 था हमारे पास, और इसी तरह से ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरर था, हमने यहाँ पे किया था। ये बेसिकली आपके पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपका डेबिट था, तो हमारे पास ये कैश बुक के पास क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक हो गया, जबरदस्त। इसमें हमने पहले तो मिसिंग चेक की, उसके बाद हमने इनको रिकॉर्ड किया। तो अभी आप देखें, अच्छा इस क्वेश्चन को आप एक और तरह से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं यार कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है 903.00 क्रेडिट, इसको क्रेडिट ले लें, और इसके अंदर बल्कि यहाँ पे करते हैं, कैलकुलेटर लें, 903 अगर क्रेडिट है ना, इसमें क्रेडिट क्रेडिट सारे प्लस कर देते हैं। प्लस यहाँ से शुरू करते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट प्लस करते हैं 63, प्लस कैश बुक का भी क्रेडिट प्लस कर देते हैं 12.95, और फिर इसको माइनस करते हैं। क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट प्लस किए तो डेबिट डेबिट माइनस करेंगे 179.75, और माइनस करेंगे ये वाले डेबिट 130 माइनस 27.50। इससे हमारे पास भी 641.7 आ गया है। यह देखें कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट, अब आपकी मर्जी है। देखिए ये मैं अगेन, जब आपके पास दोनों बैलेंसेस अगर अवेलेबल हैं, आपके पास कैश बुक का भी बैलेंस अवेलेबल है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस अवेलेबल है, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। उसमें हमें फिर कोई इशू नहीं होता, हम उसको रफली पेंसिल से जल्दी जल्दी पेंसिल से परफॉर्म करके फिर उसको हम दोबारा से उसको भी नीट कर सकते हैं। बल्कि अब आप मेरे साथ हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा है, फिर हम आखिरी आखिरी छोटी सी चीज है, फिर आपका आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट है। एक क्वेश्चन है, उसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देंगे, मेरे साथ हैं आप लोग। अच्छा अब ये जो आगे कह रहा है कि जी बैलेंस बैलेंस द कैश बुक बैंक कॉलम टू प्रिपेयर द अपडेटेड बैलेंस, मीन इसको बोलते हैं हम कैश बुक अपडेट। हमने कैश बुक को अपडेट करना है। कैश बुक को कैसे अपडेट करना है, देखो कैश बुक तो ये हमारे पास कैश बुक थी ना, लेकिन इस कैश बुक में सारी तो चीजें थी, लेकिन इस कैश बुक के अंदर ये दो दो आइटम जो ऑलरेडी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में थे, जो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट में तो लिखे हुए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी कैश बुक के ऊपर नहीं था, उसको हमने एडजस्ट करना है। मीन अपनी कैश बुक को हमने अपडेट करना है, ताकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन के साथ साथ हमारी कैश बुक भी अपडेट हो जाए, तो हमारे रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल स्मूथ एक लाइन के ऊपर हो जाएंगे। अब आते हैं हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इसका कितना था, बैलेंस हमें पता है कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस 41.70। उसके बाद जो नई चेंजेस आई हैं वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कैश बुक के अंदर जो मिसिंग्स के अंदर हमने लिखी हुई है, इसमें डेबिट चेंज आई है 179.50। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, डेबिट चेंज ये आई है, पोस्ट नहीं लिखता हूँ,
जल्दी जल्दी निकल दें। क्रेडिट चेंज ये है, ये डेबिट साइड बड़ा है 641.70 प्लस 179.75, इससे हमारे पास आ गया 821.45 821.45, इसमें से माइनस करो 12.95, बैलेंस हमारे पास आ गया बैलेंस 808.5। सर 82145 है, जी 82145 है या 48 है? ओके मैं चेक करता हूँ, 45 ही होगा ना, 8 नहीं हो सकता। 641 सर आपने लिखा था उधर डिस्क्रिप्शन की साइड वाले पे। फिर देखते हैं, ठीक है 641.70 प्लस, मैं दोबारा करता हूँ 641.70 प्लस 179.75, मैं दोबारा करता हूँ 641.70 प्लस 179.75, 821.45 माइनस करें इसको 4.95 से, ये हमारे पास आंसर है 808.5। जब आपके पास बैलेंस आ गया है, अब ये बैलेंस है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ब्रॉड डाउन। सिंपली हमने कैश बुक को भी अपने बैंक रिकंसिलिएशन के साथ, जैसे हमने देखा था कि मिसिंग्स थी कुछ, उनको मिसिंग में कैश बुक में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कैश बुक के अंदर हम अपना जो भी कैश बुक का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, और उसके अंदर जो हमने मिसिंग रिकॉर्ड किए होंगी कैश बुक के अंदर, उनको आप डेबिट की मिसिंग को डेबिट में लिख दें, क्रेडिट की क्रेडिट को, और उसको आप बैलेंस कर दें। लास्ट ही क्वेश्चन है जी, अब एक मुझे खुशी है कि आप तकरीबन सारे लोग मेरे साथ भी हैं और उसको सीरीज देख रहे हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें मेरे साथ मिलके, हम सारे मिलके ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो फिर इससे पिछले जितने 2 लेक्चर कल भी और आज भी आपका क्लियर है, ठीक है। अगर और कोशिश करें कि खुद करें, एक हर बंदा खुद करे, और ये सिर्फ अगर आपके पास वर्कबुक नहीं भी है इस वक्त, तो ब्लैंक पेपर ले लें, जल्दी से एक पेज ले लें और उस एक पेन ले लें जल्दी से, इसको जरूर आप सॉल्व करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, आप पेन पेंसिल्स वगैरह सारी आप अरेंज करें। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है आखिरी, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी शाम को आप इसी आखिरी क्वेश्चन को इस पे अप्लाई करें, सारे सारे प्रोसीजर अप्लाई करें, सिंपल मेथड के थ्रू भी करें, जो जो हमने इसमें पढ़ा था, और इसको एडजस्टेड बैलेंस के अंदर भी आप यूज करें, और ये आखिरी जो तीसरा तरीका था इसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन में तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सिंपल मेथड के लिए आपके पास सिर्फ एक ही बैलेंस होता है, लेकिन एडजस्टेड हो या उसके बाद कोई और दूसरा तीसरा तरीका हो, 2 बैलेंस होने जरूरी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹14,065 appear in the cash book of Uzair Nawaz and Company as on March 31st, 2017. Whereas the bank statement shows a credit balance। बात ठीक होगी, ये आपके पास डेबिट बैलेंस था, इनके पास क्रेडिट बैलेंस है। ये देखें, ये एक बैलेंस, ये कैश बुक के पास ये बैलेंस है 14,065 है, और बैंक के पास आपका 27,380 है। इसका मतलब है हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। एक देखो, अब बात तो समझो ना यार, कि एक को एक जो भी आपकी मर्जी है, एक बैलेंस को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे, उसमें मिसिंग को रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का बैलेंस एंडिंग आना चाहिए। अगर दूसरे का एंडिंग आ गया तो रिकंसिलिएशन होगी, इसलिए कि वो जो दरमियान में चीजें जो एरर्स हैं या टाइम लैग्स हैं, वो आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर लिख दिए, अनप्रेजेंटेड ब्ला 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 ब्ला। अब
दोनों पार्टी रिकॉन्साइल हो गए, दोनों पार्टी खुश हो जाएंगी कि जी कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली कोई टाइम डिले है या कोई एरर है। हम स्टार्ट करते हैं जी। हमें पता है कि जी हमें रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने आपको बार बार बोल दिया कि मिसिंग अगर रिकॉर्ड हो जाए तो फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। कंट्रोल करते हैं सी डेबिट बैलेंस, आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये है जी, यहाँ पे लिखा जी बैलेंस, डेबिट बैलेंस रिपोर्ट कर दिया। फिर आ जाए आगे। उसके बाद जी कैश बुक में तो डेबिट बैलेंस है तो ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ बैलेंस, ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे। उसके बाद कह रहे हैं जी कुछ में कुछ इश्यूज हैं। अब इश्यूज देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इश्यूज हैं। अगर ये 7 इश्यूज आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली 7 इश्यूज क्या है, 7 के अंदर कोई मिसिंग्स होंगी या कुछ आपके पास टाइम डिलेज होंगे, इस तरह की चीजें होंगी। देख लेते हैं। नंबर 1, a check of rupees 2077 was issued by the company for purchase of merchandise। ठीक हो गया, चेक दिया, चीजें खरीदनी थी, फिर क्या हो गया यार। एंड was paid by the bank, अच्छा बैंक ने अदा भी कर दिया, तो मसला किधर है। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी बुक्स, अच्छा एरर है यार ये। मीन चेक लिख के दिया, बंदा पैसे भी लेके घर चला गया, लेकिन हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, नॉट रिकॉर्डेड चेक। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्योंकि पेमेंट है तो मैं लिखता हूँ नॉट रिकॉर्डेड। वैल्यू को देखना है साथ साथ। अच्छा अगर कोई इशू मेरी तरफ से, बल्कि ये है ठीक हो गया जी। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 1 अमाउंटिंग टू ₹9, बल्कि एड नॉट, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं दोबारा इसको सेकंड ट्रांजैक्शन को पढ़, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 ट्रांजैक्शन जी, चेक अमाउंटिंग टू ₹9977 हैड बीन सेंट टू द सप्लायर एंटर इन द कैश बुक बट हैड नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर बैंक टू पेमेंट। अगेन कि आपने चेक कितना इशू किया था, 9977 का, जो आपने सप्लायर को भेजा था, एंटर इन द कैश बुक ड्यूरिंग द मार्च बट हैड नॉट बीन येट प्रेजेंटेड। कि जी इससे क्या मुराद है, येट बीन प्रेजेंटेड, कि जी अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका क्या क्या नाम है, अनप्रेजेंटेड चेक। यहाँ पे आ गया, मैं ए लिखता हूँ ताकि कोई एरर ना हो। अनप्रेजेंटेड 9977, तो क्या हुआ, बी नहीं चलेगा। अ चेक रुपीज, वो जिसको हमने मिस्टेक किया, पहले दोबारा से इसको पढ़ते हैं। अ चेक रुपीज 2077 वाज इशूड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है, और नॉट एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक का एरर है, क्रेडिट पे लिखेंगे बी। थर्ड, बैंक डिपॉजिट ऑफ रुपीज ऑफ मार्च 30th फॉर रुपीज 1570 वाज नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। क्या मतलब, बैंक डिपॉजिट, हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए, चेक डिपॉजिट किए, वट एवर, लेकिन वो हमारे पास शो नहीं कर रहा। तो जब हमारा हमारा डिपॉजिट बैंक के अंदर होता है तो वो बैंक में कहाँ पे शो होता है, बैंक स्टेटमेंट में शो होता है ना। और बैंक स्टेटमेंट में फिर किस साइड पे शो होते हैं, क्रेडिट साइड पे शो होता है। याद है, यहाँ पे लिखें बैंक डिपॉजिट। सी के बाद डी, डिविडेंड कलेक्टेड, कलेक्शन अमाउंट 7000 वर क्रेडिटेड, बैंक में हो गया जी बाय बैंक, बट दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में रिकॉर्ड हो गया है तो कैश बुक में, बैंक में रिकॉर्ड हुआ है तो डिविडेंड रिसीव किया ना। अगर रिसीव किया तो क्रेडिट पे हुआ होगा, तो हम कहाँ पे करेंगे, ये डेबिट पे करेंगे। यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन नंबर डी।
उसके बाद है जी बैंक सर्विसेज चार्जेस, में पता चल गया 60,000 डेबिटेड बाय द बैंक। हमें पता है बैंक चार्जेस यहाँ पे होता है, बैंक चार्जेस का नाम आता है तो हमें याद आ जाता है कि ये कैश बुक की क्रेडिट मिसिंग है। कितनी है जी बैंक चार्जेस? बैंक ठीक हो गया जी। 7 पे आ जाओ। 7 पे कह रहे हैं बैंक डेबिट रुपीज 345 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया होगा बैंक को, उसने हमारा इंश्योरेंस अदा किया, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। ऑन मार्च 28 ठीक कर दिया। आगे का ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी बट इट वाज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज रुपीज 480। डिफरेंस, बैंक ने पेमेंट कर दी, डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा किया जी। हमने भी अपने पास रिकॉर्ड कर दिया, ये भी अच्छा किया। लेकिन बुरा क्या किया? बुरा ये किया कि 345 रिकॉर्ड करना था, हमने 480 रिकॉर्ड कर दिया। अब दो चीजें सोचनी है इसमें कि पहले तो ये सोचो कि हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया होगा। एरर है ना, जहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है और वहां पे एरर है, तो पहले उस जगह को लोकेट करो और फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि बैंक ने डेबिट साइड पे 345 लिखा है, अगर हम उसी को क्रेडिट साइड पे 345 लिख लेते फिर तो बात खत्म हो गई थी। लेकिन बात उस वक्त खत्म नहीं हुई है कि ये बेसिकली अगर गौर से देखें तो कैश बुक के क्रेडिट साइड को हमने ओवर एस्टिमेट कर दी है। कैश बुक के क्रेडिट साइड में हमने 345 लिखना था, लेकिन हमने 345 नहीं लिखा, हमने 480 लिखी है। हम देखते हैं कि हमने कितना ज्यादा लिखा है, उसको उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। 480 माइनस 345 135। अब जरा था 135 का वाला कल मिसिंग का रूल याद है ना आपको ना, कि जी अगर अगर कोई भी हमारी कैश बुक का डेबिट या क्रेडिट साइड ओवर एस्टिमेट किया जाए तो फिर हम उस साइड से माइनस नहीं कर सकते हैं, हम उतना जो डिफरेंस होता है उसको दूसरी साइड पे इंक्लूड कर देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंसेस को बराबर कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ 135। मैं दोबारा इससे बात करता हूँ, देखो एफ में आए द बैंक डेबिट 345 फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द मार्च 2028 on the behalf of company but it was recorded by the company as rupees 480। मतलब क्या हुआ? 345 की बैंक ने डेबिट लगाया, बैंक ने पेमेंट कर दी आपके ब्याह पे, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन आपने गलती की है कि उसकी वैल्यू को 345 लिखने के बजाय आपने गलती से ओवर एस्टिमेट कर दिया, उसकी वैल्यू में 135 की ज्यादा वैल्यू को ऐड कर दिया आपने। साइड ठीक थे लेकिन वैल्यू का डिफरेंस था। अब वैल्यू के डिफरेंस में हमारे पास रूल क्या है, अगर कोई साइड अंडर एस्टिमेट हो तो उसको या अंडर कास्ट हो तो उसको हम रीफिल कर देते हैं, उतनी अमाउंट उसमें दोबारा से इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई साइड हमारे पास ओवर एस्टिमेट हो तो उसमें फिर हमें उस साइड से माइनस नहीं करते हैं, उसके उसकी जितनी भी वैल्यू वो दूसरी साइड से करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और आखिरी ट्रांजेक्शन पे आता हूँ, a check for rupees 890 of Asif, a customer which had been deposited in the bank incorrectly recorded in the cash book of rupees। ये भी देख लें, चेक था जी 890 का, आसिफ का हमने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, और जिसको अगर डिपॉजिट किया होगा तो डेबिट साइड में डिपॉजिट किया होगा ना 890 का। फिर क्या हुआ? अच्छा ये फिर देखें, ये कैश बुक में फिर एरर है। क्यों एरर है? कि जी एक अगर अगर एक चेक था जिसको जो हमने लिया है हमारे कस्टमर का चेक था सिंपल, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था, कोई इशू नहीं है। लेकिन वैल्यू को जरा देखें, अक्सर कहा ये जो हमने एरर्स के अंदर एक लफ्ज यूज किया था ट्रांसपोजिशन एरर या स्लाइड एरर, जिसके अंदर हम उसकी प्लेसमेंट आगे पीछे कर देते हैं। ये 890 से 980 कर दिया उसने, ठीक है। ये 9 की वैल्यू 9 को दरमियान में होना चाहिए था, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रिपोर्ट कर दी। ये कॉमन है, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कितने, फिर देखते हैं क्या हुआ। हमने करना था 890 और हमने 980 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब इसमें भी जरा देखें, इसमें भी हमने ओवर एस्टिमेशन किया है या ओवरकास्ट किया है हमने कैश बुक के डेबिट साइड को। कैश बुक के डेबिट साइड में वैल्यू लिखनी थी 890 रुपए और हमने लिख दिए 980 रुपए, जिसका डिफरेंस बनता है 90। इसका मतलब है ये डेबिट साइड आपका कैश बुक ओवरकास्ट है, लिहाजा इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन जो होगी बेटा इसको हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अगेन एरर का नाम ही देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे आके क्वेश्चन आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा एक चीज ये देखें, कोई भी स्टेटमेंट है ना, कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास,
अब इंशाल्लाह हम आगे एक दो तीन क्लासेस तक हम इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इन चीज़ों को भी देखेंगे, फार्मर स्टेटमेंट को देखेंगे। तो उसके ऊपर 3 लाइन रिजर्व होती हैं। 3 लाइन्स में हमेशा याद रखिएगा, पहली लाइन रिजर्व फॉर द नेम ऑफ अ कंपनी, जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम होगा। सेकंड इज रिजर्व फॉर द नेम ऑफ अ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट वाली है, मेरी बात सुनो। ये जो लिखा हुआ है ना, एज ऑन, ये एज ऑन लिखना या फॉर द पीरियड एंडेड लिखना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम आगे इस पे बात करेंगे कि फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ये पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट क्या है, ये पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट क्या है, उसके ऊपर ये क्यों टाइम मेंशन किया जाता है वगैरह। लेकिन सिंपल ये इसका याद रखें, ये रिजर्व वर्ड है। अच्छा, एज ऑन हमेशा एज ऑन लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी डेट है उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अपना फादर ये रेडेड नहीं लिखना या कुछ इस तरह से नहीं है। एनी अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से एक काम करना है, अब हम ये क्वेश्चन करने, हम सारे ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपने ये काम करना है कि आप कुछ लोग स्टार्टिंग पॉइंट बना दें कैश बुक को, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इसमें डेबिट है तो डेबिट डेबिट सारे दोनों स्टेटमेंट के डेबिट डेबिट प्लस कर दें और क्रेडिट माइनस कर दें। और कुछ लोग ऐसा करें, मेरे साथ रहें, मैं चले इस तरह करता हूँ, मैं इसको क्रेडिट से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्रेडिट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा, उसमें क्रेडिट क्रेडिट सारे प्लस करूंगा और डेबिट को माइनस करूंगा। तो आप देखेंगे, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जो आएगा, बॉटम लाइन जो आएगी वो कैश बुक आएगी। और अगर कैश बुक आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो बॉटम लाइन आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी। अगर इस तरह हो जाता है तो डेफिनेटली आपका, मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिनों में हमने जो भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में बताया है, तो वो अगर ये एक का स्टार्टिंग पॉइंट हो और ऑटोमेटिकली आंसर आपका एंडिंग पॉइंट आ जाए, तो फिर आपका आइडिया भी क्लियर होना चाहिए कि ये एक एक पार्टी के पास, हमारे पास बैलेंस था 14,065 महीने के आखिरी दिन में, और हमने जब बैंक में कॉल किया तो बैंक वाले ने ये बताया कि ये 27,380 है, डिफरेंस था। फिर हमने उसमें मिसिंग रिकॉर्ड किए, और जब मिसिंग रिकॉर्ड किए तो ऑटोमेटिकली हमने देख लिया कि ये दोनों आपस में मैच हो गए। एक का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे का एंडिंग, दरमियान में जो चीजें आई हैं वो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि कुछ चीजें उसके अंदर एरर्स हैं और कुछ चीजें उसके अंदर टाइम लेग्स हैं। लिहाजा देयर इज नो करप्शन, देयर इज नो इशू, कोई उसमें इशू नहीं है, सारा ठीक जा रहा है। चले, मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इससे स्टार्ट करता हूँ बैंक स्टेटमेंट से। बैलेंस मेरे साथ है, मैं यहाँ पे पासबुक का वर्ड लिखता हूँ। कौन सा है? क्रेडिट है, ठीक है जी। वैल्यू है 27,380। उसके बाद चूंकि क्रेडिट है तो हम क्रेडिट क्रेडिट प्लस करेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ जी बैंक डिपॉजिट्स। बैंक ठीक हो गया जी, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो गया। और उसके बाद अब कैश बुक के क्रेडिट भी प्लस किए जाएंगे सारे, नॉट रिकॉर्डेड। वैल्यू है 2077 बैंक चार्जेस। $60 एरर। लिहाजा कितनी हमारे पास आइटम हो गई जी कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया क्रेडिट। लिहाजा क्रेडिट में हमने पहले बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट प्लस किया, क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस। उसके बाद कैश के हमने कर, साथ साथ में चेक भी करता हूँ 1570 2077 60 एंड 90। ठीक है जी, लाइन बोल्ड। एक्सक्यूज मी सर, यस सर साइकोलॉजी की हमारी स्टार्ट हो गया। वीडियो लेक्चर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में सुन लीजिएगा। जाए जाए सारे भी जाए, आपको पता है हम क्या करना है। ओके, यहाँ पे आ जाए 1570 प्लस 2077 प्लस 60
प्लस 90, इसका हमारे पास आंसर आ गया जी 3797 प्लस कर दें 27 80 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 21,177। ठीक हो गया जी। इसके अंदर चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्रेडिट लिया था, क्रेडिट दोनों स्टेटमेंट के प्लस कर दिए, अब डेबिट को माइनस कर देते हैं। डेबिट में स्टार्ट करता हूँ अनप्रेजेंटेड से, जो आपके पास यहाँ पे अनप्रेजेंटेड 9977 9,977। ओके, उसके बाद डेबिट है तो आपके पास ये आ जाएगा, बैलेंस को नहीं करना चाहे, ये आ जाएगा डिविडेंड 7000 खत्म करता हूँ, डिविडेंड 7000 और उसके बाद एरर 135 बोर्ड लाइन से प्लस करें 9977 प्लस 7000 प्लस 135, ये आपके पास आ गया 17,112 माइनस होगा 17,112, ओवरऑल से माइनस करें माइनस 21,137, आंसर एग्जैक्ट 14,065। देख लें ये आ गया इसका, ये देखें हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, हमने बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ गया। देखो इसलिए हमने यहाँ पे उल्टी लाइन लिखते हैं, बैलेंस एज पर, ऊपर कौन सा था, पासबुक था, कैश बुक आएगा, कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट था, ये डेबिट आएगा, ऊपर भी फेवरेबल था और एंडिंग लाइन भी आपकी फेवरेबल है। कैश बुक डेबिट 14,065। अब जी आपके पास जो प्रॉब्लम सेट है वो आई थिंक एक प्रॉब्लम सेट है, और आपके पास जो एमसीक्यूज के जो सेट हैं वो दो हैं। ठीक है, एक उसमें भी देख लें, कल वाले आपके पिछले जो आपका लेक्चर था उसके अंदर भी एमसीक्यूज थे और यहाँ पे भी आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें, इसको थोड़ा सा बैठ के समझें। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि सारी इसमें एक चीज़ भी अगर फ़र्क करेंगे तो ये सारी आपकी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल हो जाएगी। असल में ये स्टेटमेंट बनती ही एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर इस स्टेटमेंट के अंदर आप खुद एरर करेंगे तो अल्टीमेटली फिर ये एरर प्लस एरर होके कोड नई चीज़ बनेगी। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिएगा।